वो एक सूनी सियाही अंधेरी में डूबी हुई सड़क थी, जिसके चारों ओर घने जंगल का पहरा था। वो एकमात्र सड़क उस भीड़ इलाके के गांव को शहर के नेशनल हाईवे से जोड़ती थी। उसी अंधेरी सड़क में एक आलीशान सी कार अपनी नॉर्मल स्पीड में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस कार को चलाने वाली एक दुल्हन जोड़े में सुंदर सी छोरी युवती थी। घर वालों ने उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कहीं तय कर दी थी और आज उसकी बारात आनी थी। जैसे ही उसके घर वाले सभी बारातियों के स्वागत में मशगूल हुए, वो लड़की अपने पापा की गाड़ी उठाकर सीधे वहां से भाग गई। वह जानती थी कि कुछ लोग उसके पीछे लग चुके होंगे, इसलिए उसे जल्दी से किसी जगह छिपना होगा। उसे सवेरा होने तक कहीं छिपना था। उसके बाद वह फ्लाइट लेकर दिल्ली निकल जाती। वह बहुत डरी सहमी थी और अभी भी उसके हाथ पांव कांप रहे थे। जब भी उसकी निगाहें सामने सड़क पे जाती, उसे अंधेरे में डूबी सड़क और चारों ओर अनंत शाखाएं अपनी छटा बिखेरती हुई विशालकाय पेड़ों के नीचे दुबकी हुई थी, जो काफी ज्यादा अंधेरा बढ़ा रही थी और उसमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने आप में घबराई सी आगे बढ़ रही थी। यार निहारिका, तू कहाँ फंस गई इस मनहूस जंगल में? दूर दूर तक ना तो कोई इंसान नजर आ रहा है और ना कोई जानवर। वह अपने आप को दिलासा देने लगी कि बस कुछ देर की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वह कुछ राहत में गाड़ी चला रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने गाड़ी के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे नजर डाली तो वहां पापा लिखा था और एक आदमी की छोटी सी फोटो भी नजर आ रही थी। निहारिका उस स्क्रीन को देखती रही, लेकिन फोन नहीं उठाया। उसके पापा उसे बार बार फोन कर रहे थे। अंत में परेशान होकर उसने गाड़ी के ग्लव बॉक्स से अपना फोन निकाला और उसे एक हाथ से ही अनलॉक करके स्विच ऑफ करने की कोशिश करने लगी। वह एक हाथ से ही अपने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले हुए थी और उसका पूरा ध्यान फोन में ही था। अचानक उस रोड में एक बड़ा सा पत्थर आ गया, जिसे उसने देखा नहीं। गाड़ी तेजी से उस बड़े चट्टान में चढ़ी और सीधे अनियंत्रित होकर पलट गई। ये हादसा उसकी पलक झपकने से पहले हो गया और निहारिका को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने ड्राइविंग सीट बेल्ट पहना हुआ था और गाड़ी काफ़ी बड़ी और ऊंची थी। उस गाड़ी के सभी एयर बैग खुल चुके थे और उसके चारों टायर में हवा थी। निहारिका बिल्कुल सही सलामत थी और सीट बेल्ट की वजह से सीट से बंधी लटक रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से सीट बेल्ट खोला और कुछ मशक्क़त से बाहर आ गई। जब बाहर आकर उसने अपने गाड़ी की हालत देखी तो अपना सर पकड़कर रोने लगी। वह गाड़ी फिलहाल चलने की हालत में तो ज़रा भी नहीं थी। उसने घबराकर अपना फ़ोन ढूंढना शुरू किया, जो उस हादसे में ही कहीं उसके हाथ से गिर गया था। वहाँ स्याही अंधेरा था और उसके पास कोई रोशनी का साधन नहीं था। गाड़ी का हेडलाइट भी बुझ चुका था और गाड़ी एकदम शांत पड़ी थी। अब निहारिका डर के मारे जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। इस स्याही अंधेरे में डूबी जंगल में वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी। जिस जंगल को गाड़ी में से देखकर उसके पसीने छूट रहे थे, अब उसे उसी भयानक जंगल में पैदल चलना था। वह बड़ी हिम्मत करके अपने पिता को कोसते हुए एक और चलने लगी। वह बार बार अपने अगल बगल देखती और डरी सहमी ही चले जा रही थी। रात कीड़ों की आवाज़ और कहीं दूर से आती जंगली सियारों की आवाज़ उसके हड्डी में सिरन पैदा कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे जंगल के अंदर कुछ रोशनी नजर आने लगी। उसने ज़रा ध्यान से देखा तो वो एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके अंदर शायद कोई दीपक जल रहा था, क्योंकि इस जंगल में बिजली तो नहीं थी। निहारिका ने सोचा, यदि उस झोपड़ी में कोई दीपक जल रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई रहता होगा। वैसे भी इस स्याही अंधेरे में वो कब तक चलेगी, वो भी नंगे पाँव। घर से भागने की जल्दी में उसे चप्पल पहनने का मौका नहीं मिला था और वो बीहड़ गांव भी अब 10 किलोमीटर दूर ही था। निहारिका को उस झोपड़ी में उसका सहारा नजर आने लगा। वह सहमी कदमों से धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास गई और उसके चारों ओर चक्कर लगाकर उस झोपड़ी का मुआयना करने लगी। निहारिका बार बार सोच रही थी कि ना जाने अंदर होगा कौन, क्योंकि इस जंगल में कोई रहता भी होगा
उसने तो कभी सोचा नहीं था। अंदर से कोई हलचल भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह झांक कर खिड़की में से अंदर देखने लगी। उसे जमीन पर चटाई पर सोई हुई एक बूढ़ी अम्मा नजर आई, जिनकी उम्र कम से कम 80 साल रही होगी। उनके पूरे चेहरे पर भयानक झुर्रियां पड़ चुकी थी और वो बेसुध सी वहीं सो रही थी। उनके सिरहाने के पास ही वो दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी उसे खिड़की से नजर आ रही थी। वह उस झोपड़ी में अकेली उस बुढ़िया को पाकर बेहद खुश हुई और जल्दी से झोपड़ी के दरवाजे में जाकर दरवाज़ा पीटने लगी। उसकी आवाज़ से झोपड़ी में सो रही बुढ़िया अचानक से जाग गई और उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, कौन है? निहारिका ने जवाब दिया, अम्मा, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं अकेली लड़की इस भयानक जंगल में भटक रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये सुनकर उस अम्मा ने कहा, अरे मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? तू चुड़ैल है जो इस जंगल में भटकती रहती है। देख, मैंने अपने पूरे झोपड़ी में ऐसा तंत्र किया है कि तू यदि जल्दी से यहाँ से नहीं गई तो जलकर भस्म हो जाएगी। जा, चली जा यहाँ से। अब निहारिका खींचती हुई बोली, अरे अम्मा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई और आप ये भूत प्रेत चुड़ैलों में विश्वास करती हो। दरवाज़ा खोलो, मैं आपकी तरह एक इंसान हूँ। वह अम्मा सोचते हुए बोली, यदि तू इंसान है तो एक काम कर, खिड़की के पास आ। मैं तुम्हें जो नारियल खाने को दूंगी उसे खा के दिखा, तभी मैं दरवाज़ा खोलूंगी। ये सुनकर निहारिका खींचते हुए झोपड़ी के दूसरी दीवार पर एक खिड़की के पास आई, जो कि काफ़ी अभिमानित लग रही थी, जिसके ऊपर काफ़ी तरीके के धागे बंधे हुए थे। अरे यार, क्या मुसीबत है! लो, मैं आ गई। जल्दी दो मुझे नारियल। उस बूढ़ी अम्मा ने अपनी लाठी उठाई और एक नारियल का टुकड़ा उसके ऊपर रखा और खिड़की के बाहर बढ़ा दिया। निहारिका ये देखकर हंसते हुए बोली, अरे अम्मा, आप भी ना, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ। लो, मैंने आपका नारियल खा लिया। ये कहकर निहारिका ने जल्दी से वो नारियल अपने मुंह में रखा और चबाकर निकल गई। फिर वो दोबारा बुढ़िया को बोली, लो, अब तो मैंने तुम्हारा नारियल खा लिया ना, अब तो मुझे अंदर आने दो। बुढ़िया ने माफ़ी मांगते हुए दरवाज़ा खोला और निहारिका जल्दी से भागकर अंदर चली आई। वह सर से पांवों तक सोने से गहनों से लदी हुई थी और लाल दुल्हन जोड़े में किसी सुंदर अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बाहर की ठंड झेल कर आई थी और कांप रही थी। वह भागकर उस दिए के पास चली गई और उसकी लौ में अपने हाथ सेकने लगी। बूढ़ी अम्मा उसकी हरकत देखकर बोली, अरे अगर तुम्हें इतनी ठंड लग रही है तो मैं आग जला देती हूँ। ये कहकर उसने वहीं रखी किसी हवन करने वाले लोहे के बर्तन, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, उसमें उसने आग की संडिया डाली और जल्दी उसमें आग लगा दी, जिससे पूरी झोपड़ी गर्माहट से गूंज उठी। निहारिका आग सेकने उस आग के पास आने लगी तो उस बूढ़ी अम्मा ने उसे रोक दिया और कहा, अरे संभल कर, तुम्हारे कपड़ों में आग लग जाएगी। इन कपड़ों को उतारो और कहीं रख दो। लेकिन अम्मा, मेरे पास कोई दूसरे कपड़े तो नहीं है। अरे पगली, तन ढकने के लिए अंदर का लिबास तो पहना ही होगा ना, इतना बहुत है। ऊपर से तुम्हारी दादी अम्मा जैसी हूं मैं, चिंता मत करो। एक काम करो, पास में संदूक पड़ा है, वहाँ वहाँ पर अपने जो कपड़े हैं वो रख दो और जो गहने हैं वो रख दो। इसके बाद बूढ़ी अम्मा और निहारिका दोनों वहीं सो गईं। अब सुबह हो गई थी। सियाही अंधेरे में डूबा भयानक जंगल प्रकृति की गोद में बैठा टूरिस्ट स्पॉट्स में तब्दील हो चुका था। चारों ओर पंछियों का शोर बेहद लुभावना लग रहा था। इसी बीच जंगल की सड़क में कुछ पुलिस वाले आकर उस क्षतिग्रस्त गाड़ी को देख रहे थे। वहाँ से थोड़ी दूरी में उस झोपड़ी में निहारिका अब भी गहरी नींद में सो रही थी। उसे अचानक सपना आया, जिसमें उसके सोने के बाद वह बूढ़ी अम्मा उठती है और उस पर कुछ खून और लाल गुलाल उड़ाते हुए तंत्र साधना कर रही थी। उसके बाद उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जवान होने लगा
और निहारिका का शरीर बूढ़ा होने लगा। उनमें झुर्रियाँ पड़ने लगी। निहारिका बेहद डर गई थी। उसके सामने साक्षात कोई चुड़ैल थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके पैर भी उल्टे थे। निहारिका खौफ से चिल्लाते हुए उठी और सच में सिहर पड़ी। जब उसने अपने आसपास देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो झोपड़ी अब रोशनी से भरी थी। वो बूढ़ी अम्मा कहीं जा चुकी थी और निहारिका वहाँ अकेले थी। वह कुछ घबराई सी उठी और उस पुराने संदूक को खोलकर वहाँ पर देखने लगी, क्योंकि उसे लगा कि कहीं वो बूढ़ी उसके गहने चुरा कर तो नहीं भाग गई। लेकिन उस संदूक में कुछ नहीं था। वो एकदम सूना था। निहारिका कांपती हुई भूमि पर गिर पड़ी। फिर अचानक उसे कुछ सूझा और उसने सोचा फिर अचानक उसे कुछ सूझा और उसने सोचा कि उस बूढ़ी का पीछा करना चाहिए। वैसे भी वह लाठी टेकती हुई कहाँ तक गई होगी। निहारिका रोज सुबह 10 किलोमीटर भागती थी। ये सोचकर निहारिका ने वहीं पड़ी उस बुढ़िया की काली साड़ी पहन ली और उस झोपड़ी से निकलकर यहाँ वहाँ भटकने लगी। वह चलते हुए उस जगह पर पहुंची जहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पुलिस वालों ने उसके पिता को बुलवा लिया था। उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। निहारिका जल्दी से उनके पास गई और उन्हें संभालती हुई माफ़ी मांगने लगी। सभी के सभी उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। निहारिका के पापा अभिनव शर्मा ने उसे धक्का मारकर खुद से अलग किया और तेज़ आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? ये सवाल सुनकर निहारिका बेहद हैरान हो गई। उसने सोचा कि शायद उसके पापा अब भी उससे नाराज़ हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वे उन्हें मनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सभी उसकी बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी वहाँ लाल दुल्हन जोड़े में एक लड़की आकर खड़ी हो गई और उसने प्यार से पापा पुकारा। ये सुनकर वह आदमी दौड़कर उसके पास गया और उसे बुरी तरह लिपट कर रोने लगा। निहारिका ये देखकर हैरान रह गई। निहारिका दौड़कर जल्दी से उसके पास गई और उससे जैसी वो पूछना चाही कि आप कौन हो, तब तक निहारिका ने उसकी शक्ल देखी और जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी शक्ल निहारिका से बिल्कुल मिलती थी। निहारिका उसे देख के दंग रह गई और उससे बार बार पागलों की तरह पूछने लगी, कौन हो तुम और ये मेरे कपड़े और गहने क्यों पहन रखे हैं तुमने? उस लड़की ने कहा, पापा पापा मैं कल यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इतनी रात गए मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैं इनके झोपड़ी में शरण मांगने पहुँच गई जो पास ही में है। मुझे अभी पता चल रहा है कि ये तो पागल बुढ़िया है। ये सुनकर निहारिका ने जब अपने हाथों को देखा तो उसकी जोरदार चीख निकल गई। उसका हाथ झुर्रियों से भर चुका था। वह भाग कर गई और गाड़ी के शीशे में अपनी शक्ल देखकर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। निहारिका, जो कल तक जवान और सुंदर छुरी लड़की थी, अब एक 80 साल की बुढ़िया में तब्दील हो चुकी थी। वह गुस्से में किसी जहरीले नाग की तरह उफनती हुई उस लड़की की तरफ लपकी और उसका गला जोर से दबाने लगी। वह चीख चीख कर कह रही थी, बोल बोल, क्या किया है तूने मेरे साथ? ये क्या बना दिया मुझे? पुलिस वालों ने दोनों को छुड़वाया और निहारिका के पापा उस लड़की का बीच बचाव करते हुए उसे एक गाड़ी में बैठाने लगे। फिर वापस आकर पुलिस वालों से बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पागल बुढ़िया को जाने मत देना जेल से, वरना ये हमारे परिवार पर अटैक कर सकती है। और ये बातें करने के बाद वो आराम से गाड़ी में बैठकर जाने लगे। उस लड़की ने निहारिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पापा छोड़ दो इस बेचारी पागल बुढ़िया को, जैसे भी हल कर। वो सुबह की अनुपम बेला थी। जंगल की खामोशी के बीच सूरज की रोशनी और हसीन वादियाँ जो किसी का भी मन मोह ले। इस जंगल में कभी जंगली जानवर रहते थे, लेकिन अब वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके थे। एक अनोखी चीज़ जो इस जंगल को खूबसूरत बनाती थी वो था यहाँ निवास करने वाले अनगिनत प्रवासी पक्षियाँ और विशाल काय गगनचुंबी शाखाएं, जो कि पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े थे, इतने बड़े कि यहाँ पर उजाला भी सुबह 7 बजे पहुँचता था। उसी जंगल की सूनी सड़क पर एक खूबसूरत
सफ़ेद एसयूवी कार अपनी पूरी रफ्तार में सर पर दौड़ रही थी। उस कार का ड्राइवर 30 साल का युग सहगल था। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और उसकी पोस्टिंग इस जंगल को बचाने के लिए यहाँ हुई थी। वह सर पर सूनी सड़क में तेज़ी से गाड़ी भगाए जा रहा था। उस गाड़ी के ठीक बगल वाली सीट में उसकी सुंदर सी पत्नी शकुंतला बैठी थी और उसे बार बार तेज़ गाड़ी चलाने से रोक रही थी। वो एक लंबी मासूम शक्ल की सुंदर सी महिला थी। वो आज के ज़माने में भी घुटने तक आते लंबे बाल रखती, जिसे देखकर युग एक बार में उस पर लट्टू हो गया था। उनकी शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन उसने अपने पापा से सीधे कहा था कि उसे शकुंतला बहुत पसंद आ गई है और वो अब सिर्फ और सिर्फ उससे ही शादी करेगा, वरना नहीं करेगा। उसके पिता बलदेव ने उसे लाख समझाया कि उससे शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो वो लड़की खुद कुछ नहीं कमाती, ऊपर से उसका बाप एक मामूली पोस्टमैन है, हमें दहेज में क्या ही दे पाएगा। लेकिन युग नहीं माना और उसके पिता ने अनबने मन से उसकी शादी शकुंतला से करवा दी। शकुंतला से शादी के बाद ही युग को अचानक ही फॉरेस्ट की नौकरी मिली और सभी ने ये मान लिया कि भले ही शकुंतला उनके घर में ढेर सारा दहेज ना लाई हो, लेकिन ढेर सारा सौभाग्य लेकर ज़रूर आई है। शकुंतला युग को धीरे चलने के लिए बार बार कह रही थी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। युग एक अच्छे तीखे नैन नक्श वाला एक तेज युवक था। वो भी कुछ पुराने ख्यालों का था, जिसका मानना था कि पत्नियों को जितना दबा के रखो उतना ही अच्छा है। युग ने उस पर अचानक चिल्लाया और कहा, चुपचाप अपनी सीट पर बैठो। गाड़ी कैसे चलाते हैं मुझे मत सिखाओ। इतना याद है तो तुम चला लो, मैं साइड में बैठ जाता हूँ। ये सुनकर शकुंतला शांत हो गई और एकदम खामोश हो गई। अब वो शीशे के बाहर जंगल देखती हुई बैठी रही और उसकी आंखें नम हो चुकी थी। युग ने उसे रोते देखकर कुछ खिसियाते हुए कहा, यार अब इसमें रोने वाली क्या बात है। अच्छा चलो ठीक है, सॉरी। शकुंतला मेरी तरफ देखो। तभी अचानक उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया, जिससे उनका संतुलन गाड़ी से बिगड़ गया और गाड़ी रोड से नीचे उतरकर पेड़ से जा टकराई। यह हादसा पलक झपकते ही हो गया था और दोनों को संभलने का जरा भी वक्त नहीं मिला। युग कुछ संभालते ही गाड़ी से बाहर आया और शकुंतला को बाहर निकलने में मदद करने लगा। उनकी गाड़ी सामने से पेड़ से टकरा चुकी थी और बोनट खुल चुका था। उसमें से कुछ धुआं उड़ने लगा था। युग अपनी गाड़ी की हालत देखकर अपने बाल नोचने लगा। शकुंतला भी गाड़ी की हालत देखकर रोती हुई बोली, देखा, इसीलिए मैं कह रही थी थोड़ा धीरे चलाओ। मगर अब क्या हुआ? अब हम इस घने जंगल में क्या करेंगे? युग ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा और एक गंदी गाली देते हुए कहा, सब तुम्हारी गलती है। जरा सा कुछ कह दो सीधे मुंह फेर कर रोने लगती हो। तुम्हें मनाने के चक्कर में ही गाड़ी का यह हाल हुआ है। अब चलो पैदल, यहाँ से दूर गांव है। ये कहकर युग गाड़ी की डिग्गी से बैग निकालकर एक छोटा बैग शकुंतला की ओर बढ़ा दिया और दूसरा बड़ा बैग खुद लेकर चल दिया। शकुंतला अभी भी अपने हाथों से चेहरा छिपाए रो रही थी। युग उस पर चिल्लाते हुए बोला, अरे अब तो आंसू पहुंचो और सामान उठाओ, चलो। शकुंतला ये सुनकर गुस्सा हो गई और उसने बैग उठाया और युग की ओर चल पड़ी। युग अपने मोबाइल निकालकर किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। फ़ोन ना लगने पर वो भी गुस्से में खिसखिसाते हुए फ़ोन तोड़ने को हुआ, लेकिन शकुंतला ने उसका हाथ पकड़ा और मोबाइल उसके हाथ से छीनते हुए अपने बैग में डालकर कहा, गांव में अक्सर नेटवर्क नहीं होते, इसलिए नहीं लग रहा है। हम जल्दी गांव पहुंच जाएंगे। युग कुछ हल्के से हंसते हुए बोला, अच्छा हम जल्दी पहुंचेंगे? ओ मैडम, वो गांव अब भी हमसे लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इतने सामान के साथ गांव पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हो जाएगी। शकुंतला इस पर चुप रही और बस आगे चलती रही। युग को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। शकुंतला के साथ वो अक्सर यही करता। जैसे ही उसे किसी भी बात पे गुस्सा आता, वो शकुंतला पर उतार देता, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर चुप ही रहती, वो कुछ बोलती नहीं थी। शकुंतला वहीं पेड़ के पास वापस खड़ी हो गई, क्योंकि अभी वो थक चुके थे, और वहीं आसपास वो देख रही थी कि तभी किसी ने उसके लंबे बालों को छुआ। अचानक हुई इस प्रतिक्रिया ने उसे डरा दिया। वह सियर उठी और सीधे
युग के पास जाकर खड़ी हो गई। अब युग सामने खड़े उस शख्स को देखने लगा जिसने अभी अभी शकुंतला के बालों को छुआ था। वो एक 80 साल की पागल सी बुढ़िया नजर आती थी। उसकी कमर झुक चुकी थी और वो लाठी के सहारे मुश्किल से चल रही थी। उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ भरी थी जिससे वो बेहद भयानक सी लगने लगी थी। शकुंतला उसे देखकर कुछ अटकती हुई बोली, कौन है आप और मेरे बालों के साथ क्या कर रहे थे?" वह बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, "मैं यहीं जंगल के पास वाली कुटिया में रहती हूँ और बेटी मैं तो बस तुम्हारे सुंदर बालों को देख रही थी। तुम्हें पता है, जब पहले पहले मेरे भी बाल बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थे, एकदम घुटनों तक आते थे, लंबे काले और घने। पहले मैं भी बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन एक हादसे ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली।" शकुंतला उसकी और रोचक भाव देखती हुई बोली, "कैसा हादसा?" वह बुढ़िया दुखी स्वर में बोली, "बेटी यहाँ इस जंगल में एक चुड़ैल का साया है। वह चुड़ैल किसी भी खूबसूरत लड़की या महिला को अपनी बातों में फंसाकर उनसे उनकी उम्र छीन लेती है। उसने ही मेरा ये हाल कर दिया। बहन, मेरी एक बात याद रखना, यह कभी किसी और इंसान का पका हुआ या दिया हुआ कभी भूल के भी मत लेना और न खाना, फिर चाहे वह भगवान का प्रसाद श्रीफल मतलब नारियल ही क्यों ना हो।" यह सुनकर शकुंतला ने खौफ से थूक गुटका। युग उसकी हालत देखकर कुछ हंसते हुए बोला, "अरे जान, तुम भी कहाँ इस अनपढ़ गंवार बुढ़िया की बातों में आ गई। चलो, हमें सूरज ढलने से पहले गांव पहुंचना होगा, कहीं अंधेरा होने के बाद सही में इसकी चुड़ैल पीछे ना पड़ जाए।" ये कहकर युग शकुंतला का हाथ पकड़ते खींचते हुए वहां से जाने लगा। वह बुढ़िया वहां से चिल्लाने लगी, "मेरी बात मान लो, हो सके तो एक गांव छोड़कर चले जाओ।" शकुंतला अपना हाथ छुड़ाने को मचल रही थी। उसे उस चुड़ैल के बारे में और जानना था, लेकिन युग ने उसकी कलाई पूरी ताकत से पकड़ी थी और सीधे आगे बढ़े जा रहा था। शकुंतला पहली बार कुछ गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, "रुको, छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है, मुझे उसकी बात सुननी है।" युग भी कुछ गुस्से में घुर्राते हुए कहा, "बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? बदतमीजी, हाँ? यार ये एक बीहड़ इलाका है, यहाँ अनपढ़ अशिक्षित लोग रहते हैं। तुम पढ़ी लिखी होकर इन इन लोगों की ये बेफजूल की बातें, चुड़ैल और डायन, इन सब की कहानी पर भरोसा करोगी? तुम्हारे पास दिमाग है ना?" शकुंतला कुछ शांत लहजे में बोली, "युग, अनपढ़ तो अनपढ़ ही सही, लेकिन हमें हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वो हमें कुछ बता रही थी तो हमारे भले के लिए बता रही थी। वैसे भी क्या तुमने उनकी आंखें देखी? इस उम्र में भी उनकी आंखें एकदम जवान लगती हैं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो बुढ़िया बिल्कुल सच कह रही है।" लेकिन इस बार युग ने उसकी बात नहीं मानी। वो दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे पहुंचने पर उन्हें एक गांव दिखा, एक छोटा सा गांव। वहाँ सभी लोग जीविका के लिए थोड़ी बहुत खेती और वनोपज पर निर्भर थे। उस गांव में लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा अधिक नहीं थी। सभी घरों में आज के ज़माने में भी लालटेन लटकी हुई थी, जिसकी रोशनी में फिलहाल पूरा गांव रोशन था। उस गांव को देखकर शकुंतला और युग को कुछ खास खुशी नहीं हुई। उन्हें पहले से पता था कि ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन इतना कि कोई आदिवासियों का कबीला लगे, ये उन्हें हरगिज नहीं पता था। युग शकुंतला को देखते हुए बोला, "यार, हमारे तो करम फूटे जो इस आदिवासी कबीले में फंस गए। ज़रा देखो, दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। हम कल ही यहाँ से घर चले जाएंगे और मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ले लूँगा।" शकुंतला ने उसे समझाने के इरादे से कहा, "आपकी नौकरी फॉरेस्ट में लगी है और हर जगह कुछ ऐसी जगह तो होंगी ही। ठीक है, ये जगह कुछ ज़्यादा बुरी है, लेकिन हमें शुरुआत तो ऐसी जगह से करनी पड़ेगी। कुछ दिन यही रह के देखते हैं, नहीं रह पाए तो चले जाएंगे।" युग भी हामी भरते हुए एक और चल पड़ा, जहाँ कोई पुराना सा फॉरेस्ट कार्टर था। वह इतनी बुरी हालत में था कि कोई भूत बंगला नजर आ रहा था। युग ने अपना बैग उस कार्टर के पास रखा और इधर उधर देखने लगा। शकुंतला एक घर को देखते हुए बोली, "हमें उस घर में जाकर एक बार पूछना चाहिए कि यहाँ का चौकीदार कहाँ है।" युग को शकुंतला की बातें सही लगी और उसने शकुंतला को वहीं सामान का ध्यान रखने कहकर घर की तरफ चल पड़ा। वो भी एक झोपड़ी नुमा घर था,
जिसमें लालटेन की रोशनी में कुछ बच्चे बैठे थे और पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। युग ने उन छोटे बच्चों को अपने पापा को बुलाने को कहा और कुछ देर बाद एक 40 साल का आदमी उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ हाजिर हुआ। युग ने उसे अपना परिचय दिया और उस आदमी ने अपना नाम हरिया बताया। युग ने जब चौकीदार के बारे में पूछा तो हरिया ने कहा, अरे मालिक, उसे तो नौकरी से निकाल दिया है। युग ये सुनकर कुछ परेशान होता हुआ बोला, क्या? मगर क्यों? अरे मालिक, वो तो हमका नहीं पता। युग ने फिर पूछा, आप उसे बुला सकते हो क्या? हरिया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। इसके बाद युग ने सरकारी क्वार्टर जाते हुए कहा, उसे मेरे क्वार्टर में ले आना। मेरी पत्नी वहाँ अकेली है, मैं जा रहा हूँ। कुछ देर बाद हरिया एक शराबी को लेकर हाजिर हुआ जिसकी उम्र 50 से 60 की रही होगी। वह अभी भी पूरे नशे की हालत में था और उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। शकुंतला अपने साड़ी के पल्लू से मुंह ढकते हुए उससे दूर हो गई। युग ने भी कुछ नापसंदगी से उससे बात करना शुरू करा। तुम्हारा नाम क्या है? उस बूढ़े ने अपना नाम तोताराम कहा और मुस्कुरा पड़ा। युग ने अगला सवाल करा, तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला? वह बूढ़ा कुछ शर्त आवाज में बोला, गरीब हूँ साहब। गांव का सरपंच यहाँ लड़की लेकर अय्याशी करने आया था और उसे शराब चाहिए थी। मैं उसके कहने पर शांताबाई के पास भी रहा, पर उसने कहा कि आज उसकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उसने शराब नहीं बनाई। बस फिर मैं खा लिया चलाया। इस बात पे वो कमीना चिढ़ गया। कह रहा था कि गांव में शराब नहीं है तो साइकाल में तो शाम को शहर में जाकर ले आ। मेरा दिमाग खराब है साहब। जो दिन रात गए चुड़ैल का नाश्ता बनने से जंगल से होकर जाऊंगा। मैंने मैंने इसलिए मना कर दिया और हरामजादे ने मेरी शिकायत सुबह जाकर बड़े साहब से कर दी। उसके बाद मुझे निकाल दिया गया। युग ने पूछा, तो अब तुम्हारे बदले कौन है यहाँ पर? उसने कहा, कोई नहीं है साहब, आप बड़े साहब से पूछ लो। शकुंतला ने कुछ थके स्वर में कहा, बाबा, आप हमें घर की चाबी दे दीजिए। हम आज यहीं रुक जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको नौकरी वापस मिल जाए। युग ने शकुंतला को एक नज़र घूरते हुए हाँ कहा और उस बूढ़े ने चाबी देते हुए कहा, ये लीजिए साहब, लेकिन ये घर अभी रहने लायक नहीं होगा। 6 महीने से इसका दरवाज़ा नहीं खुला है। अंदर पूरा धूल हुआ और मकड़ी के जाले पड़े होंगे। आप लोग आज की रात हरिया के यहाँ ठहर जाइए। कल सुबह मैं इसे साफ करवा दूंगा। युग कुछ खींचता हुआ शकुंतला को गुस्से में घूरते हुए बोला, अगर तुम्हारी वजह से गाड़ी नहीं ठुकी होती तो हमें यहाँ जाना न पड़ता। शकुंतला फिर से गुस्से में बरस पड़ी। वो गाड़ी ठुकी क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। कोई कुछ भी करे, लेकिन आपको तो सामने देखकर गाड़ी चलाना चाहिए था ना। ज़्यादा मत बोलो और चुपचाप चलो यहाँ से। कुछ ही देर बाद दोनों हरिया के यहाँ खाना खाने बैठे। उसकी पत्नी कांता बहुत अच्छा खाना बनाना जानती थी। शकुंतला को रह रहकर उस पागल बुढ़िया की बात याद आ रही थी जिसने उनसे कहा था कि वो गांव में किसी का दिया हुआ और पका हुआ ना खाए, फिर चाहे वो नारियल ही क्यों ना हो। युग शकुंतला को कुछ परेशान देखकर पूछने लगा तो उसने धीरे से कहा। तभी युग मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो पागल बुढ़िया थी, उसके बातों को भूल जाओ और खाना खा लो। देखो हमें कितने अच्छे भले भोले पड़ोसी मिले हैं, कितना बढ़िया खाना बनाते हैं। शकुंतला ने भी उसकी बात पर हामी भरी और खाना खाने लगी। जी आपके कितने बच्चे हैं? शकुंतला के पूछने पर कांता मुस्कुराते बोली, जी 2 हैं। ये एक लड़का है कुणाल और ये एक बिटिया है ईशा। उसके बाद उनके बीच बहुत सी बातें हुई और वो लोग आराम से वहीं सो गए। वो रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। लोग अपनी लालटेन बुझा चुके थे और आज अमावस्या की काली रात थी। पूरे गांव में मर्दानी शांति छाई हुई थी। इसी बीच हरिया के घर के बाहर एक चबूतरे पे चारों सो रहे थे। हरिया का घर बहुत छोटा था और एक कमरे का ही था, इसलिए उसके दोनों बच्चे अंदर ही सो रहे थे। उस घर में कुल मिला के 6 लोग थे जो कि पूरी तरह घर में आ नहीं पाते थे। इसीलिए हरिया ने अपने बरामदे में सोने का पूरा पूरा व्यवस्था करवा रखा था। हरिया अपनी पत्नी के साथ सो रहा था और शकुंतला युग के साथ।
शकुंतला हरिया की पत्नी के साथ अगल बगल में सोई हुई थी और उसके सर के पास चबूतरे की जालीदार दीवार थी। शकुंतला कद में कुछ लंबी और बिस्तर की लंबाई कम होने के कारण वो चबूतरे की दीवार में सर लगाकर आराम से सो रही थी। उस अंधेरी रात में कोई साया दबे कदमों से हरिया के घर की ओर बढ़ रहा था। बाहर खुले बरामदे में चारों घोड़े बेचकर आराम से सो रहे थे। वो साया किसी बूढ़ी औरत का था जो लाठी टेकती धीरे धीरे बढ़े जा रही थी। वह सहमी सी हरिया के घर घुस गई और चारों को अजीब नज़र से घूरने लगी। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शकुंतला पर था। वह चबूतरे के जालीदार दीवार के ठीक पीछे खड़ी थी और शकुंतला को किसी ललचाई नज़रों से देख रही थी। उसके बाद उसने जालीदार दीवार के एक छेद में अपना हाथ डाला और शकुंतला की लंबी बाल बाहर खींचे। उसके बाद उसके बाल का कुछ अंश उसने कैंची से काटा और वहां से भाग गई। उस बूढ़ी को जाते हुए हरिया का बेटा देख रहा था और उसे देखकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वह सर से लेकर पांव तक कांप रहा था। वह चीख कर सभी को उठाना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो बूढ़ी अचानक पलटी और वो ऐसे पलटी मानो उसे हरिया के लड़के कुणाल की गंध आ चुकी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अब वो सीधे कुणाल को देख रही थी। उसने अपनी एक उंगली अपने होठों पर लगाई और मुस्कुराते हुए श्श की आवाज़ निकालकर वहां से जल्दी ही गायब हो गई। ये देखकर कुणाल का पेशाब निकल गया और वो डर के बेहोश हो गया। मैं इस कहानी को पार्ट में बना रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी पूरी पसंद आई है तो इसका मैं दूसरा पार्ट अगली स्टोरी में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही।